गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो आज का जो कन्वर्सेशन हमारा है, इसमें हम जानने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा मैसेज बच्चों के मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है, ये एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ में अपने को पेपर देना है और किस प्रकार से करना है। तो अगर आपके पास हो सकता है तो आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लीजिए कोई, अगर आपको कोई फ्रेंड है। नहीं भी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज 2 तारीख हो चुकी है और 5 को आपको एग्जाम देने हैं और एक नहीं 2 एग्जाम साथ में देने हैं। तो 3 घंटे में 2 पेपर करने हैं अपने को। कैसा उनका शेड्यूल रहेगा ये सभी के असमंजस की स्थिति है। तो अपन जैसा सभी जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर यूनिट कितनी होती है, टोटल यूनिट होती है 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशल पर्पज शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो सीकर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है, उसके पेपर की बातचीत में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसमें 4 यूनिट अपने आती है और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कंपल्सरी टाइप। ये समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा। ये सबसे जो अब तक पेपर आ रहे थे उसमें ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कंपल्सरी है आपके लिए। और उसके बाद में यूनिट का डिवाइडेशन है वो शुरू होता है, यूनिट फर्स्ट ये डिवाइडेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि ये प्रश्न सेकंड था और इसके अथवा में ये प्रश्न थर्ड था। ठीक है, प्रश्न सेकंड जो है इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड 2 हो सकते हैं और ऐसे ही थर्ड का ये पार्ट फर्स्ट और ये मैंने कहा सेकंड। ऐसे ही एक यूनिट का मैंने बता दिया, ऐसे आपकी जो थर्ड यूनिट होगी, आगे की 4 यूनिट है उन सबका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है, कुछ चेंज क्या किया है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो। ठीक है, मैक्सिमम हार्ड क्या आ सकता है सर, ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सर, इस कंपल्सरी का क्या होगा, इसको करना है कि नहीं करना है। तो भैया जैसा यूनिवर्सिटी कह रही है कि 50% कर दिया हमने, कोई भी 3 प्रश्न कर दो तो शायद तक तो ये क्वेश्चन आपके ना आए। ठीक, अगर आता है तो 50% क्या कहता है कि ये 9 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 नंबर का कर दो इसको। यानी इसके टोटल 8 पार्ट आते हैं तो 8 पार्ट न करके आपके कितने हो गए, टोटल 4 पार्ट कर दो। लेकिन शायद मेरे को लगता है ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे, अब सीधे आप यूनिटों पर आ जाओ, बड़े क्वेश्चनों के ऊपर आ जाओ। तो देखो यूनिट फर्स्ट, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना आप कि इस यूनिट का एक क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके स्प्लिट हो सकते हैं, 2 पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो चूज करना है, आपको जो पेपर करना रहेगा वहां पर, इस सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन सेकंड उठा लिया तो इसके दोनों पार्ट करने होंगे आपको। ठीक है ना, अगर सपोज इसने एक ही पार्ट दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर इसको पार्ट कंप्लीट कर दिया। लेकिन सपोज इसके अथवा में 2 पार्ट है तो वो दोनों पार्ट करने होंगे, अथवा का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सर हमें दिक्कत ये आ रही कितने क्वेश्चन करने हैं, तो बेटा टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है ना, चाहे पेपर में 10 क्वेश्चन आए चाहे 15 आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, एक यूनिट के 2 क्वेश्चन, हाँ सब पार्ट्स इसके हो सकते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन 2 यूनिट, तो एक यूनिट के कितने आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक, ऐसे यूनिट सेकंड होगी उसके भी कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ये सेकंड आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4 इसके अथवा में। ठीक है, ऐसे ही टोटल यूनिट आपकी 4 क्वेश्चन आ गए 8। आपको कितना करना है, तो आपको इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो। यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा आपको सॉल्यूशन दिया है, बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, कोई भी 3 क्वेश्चन। अरे भैया ये कर लो, ये कर लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गए, 1 2 और एक यहाँ से उठा लिया। अरे अथवा वाला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब कि अगर 2 यूनिट तैयार कर ली तब तो बल्ले बल्ले है पूरी। ठीक है, लेकिन एक यूनिट भी तैयार कर ली तो भी आपके अगर दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए ना और 2 आ गए ना तो दोनों के दोनों कर दो, आपका 60% हो गया आंसर।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज अपने को मेजर ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। क्वेश्चन का अभी हम बातचीत करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, वो सारी बातचीत करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो ये आपको आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन आने, कितने क्वेश्चन करने, तो कितने क्वेश्चन आने, 8 क्वेश्चन आने हैं। कितने करने हैं, कोई भी 3 करने, अथवा वाला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जो आंसर शीट है उसमें ये आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, काउंटिंग कर लिया एग्जामिनर ने, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, ये आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया मैंने, ये सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन 3 दिखने चाहिए आंसर शीट में, ठीक है ना। नंबरिंग वही लगाएंगे जो एग्जामिनर दे रहा है, नंबरिंग अपने हिसाब से मत कर देना। पता चला पहले में 5वें का कर रहे हैं सर, हमारा तो पहला था ना इसलिए पहला लगा दिया, ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। और आपके जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग, यानी क्वेश्चन पूरा तो मत लिखिए लेकिन उसकी हेडिंग तो लिखना जरूरी है। जैसे आपने कह दिया कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, तो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण लिखकर आप शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर भी इधर उधर लगा दिया तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ ठीक है बच्चे ने जो किया है वो दैट्स ओके है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मैंने आपको यहाँ तक आपको जो मेन चीज थी स्ट्रीम के अंदर, और ये नॉट इवन फिजिक्स बट इन योर ऑल सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी पेपर होने सबके अंदर यही शेड्यूल रहना है, 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में 4 यूनिट होती है और केमिस्ट्री और मैथ में 5-5 यूनिट होती है, लेकिन आपको 3-3 क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है। टाइमिंग कितना रहेगा, अभी तक जो टाइमिंग रहता था आपका वो रहता था 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम रहता था। लेकिन आधा पेपर हो गया ना भाई, तो आधा पेपर होते ही टाइम को भी आधा कर दिया। यानी एग्जामिनर कह रहा है कि देखो अब 3 घंटे में 2 पेपर कर देना एक साथ में ही, क्योंकि कोरोना है ना, तो कोरोना आपको पेपर में जरूर दिखेगा यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक बात और सावधानी की कि आप जब पेपर देने जाएं उस समय आपने वैक्सीन लगवाई है उसका जो प्रमाण पत्र आता है वो आप डाउनलोड करके जरूर लेकर जाएं, ठीक है ना। और मास्क अपने साथ में रखें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो क्या होता है एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद में ये हड़बड़ी होती है, सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये लो वहां भूल गए वहां भूल गए, जितने में आपका जो पढ़ा था वो भी पूरा बाय बाय साफ हो गया। तो पहले से 2 पेपर साथ में हो रहे हैं तो पहले से इतना बर्डन है, और उसके बावजूद ये वहां पर वो वैक्सीन वाले वो और प्रॉब्लम। तो मैं तो कहता हूं कि इस वीडियो को देखते हैं तुरंत पहला काम क्या करना कि आपका जो परमिशन लेटर आपने लिया है उस परमिशन लेटर के ठीक पीछे की साइड में आप वैक्सीन वाला है वो भी उसके पीछे निकलवा लीजिए, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी ये मेरा वैक्सीन, ये मेरा जो है परमिशन लेटर है और इसके पीछे मैंने क्या निकलवा लिया, सर्टिफिकेट कि मेरे एक वैक्सीन है वो डोज है वो लग चुका है, ठीक है। और आपके अगर नहीं लगा है अभी भी तो आप अपना परमिशन लेटर लेकर जहां भी ये वैक्सीन लग रही है वहां जा सकते हैं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ आवश्यक एग्जाम से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने सारी बता दी। अब अपन आते हैं सीधे अपने पेपर्स पर क्या क्वेश्चन आने, क्योंकि भैया आज हो गई तारीख 2 और आपका पेपर है तारीख 5 को, यानी बहुत कम समय अपने पास में बचता है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, लेकिन एक बात तो है कि कॉलेज स्टूडेंट 7 नाइट स्टैंड रहता है सर, क्या करना है, एक रात में पढ़कर पास होना है, तो थोड़े से कोई क्वेश्चन बता दो हमें, तो चलो आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। मैं आपको करीबन 10-11 क्वेश्चन है उसका एक सेट बताता हूँ, ठीक है। उस 11 क्वेश्चन में से देखो मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ जितना ये एक्सपीरियंस और मेरा है कि करीबन 7-8 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाने चाहिए। लेकिन नहीं आए तो मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना भाई, ठीक है। लेकिन कंफर्म मानिए आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। और जब पास हो जाओ तो मिठाई का डब्बा लेकर जरूर आ जाना। चलो दैट्स जोक। अब पढ़ते हैं अपन, पहला पेपर कौन सा है अपना, क्वांटम यांत्रिकी। तो अब हम यूनिटों के लफड़ों में नहीं जाते हैं, अब वो सारा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब अपन सीधा आते हैं इसके ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन आने। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है ना। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें अब समझाने का तो टाइम अपने पास है नहीं। डेल लैम्डा
जो अंतराल है वो ज्ञात करना है, इसके अंदर कितना होता है, अधिकतम कितना होता है। तो इसके लिए 0.0124 आई थिंक इतना 1 माइनस कोस थीटा ये मान होता है। तो ये 2 होता है तो 484 142 होता है ये, हाँ यही मान होता है, ठीक है ना। तो 242 होता होगा लगभग, यानी इसका दुगुना रहता है ये। यहाँ पर अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन कितना होता है, ये एक बड़ा डेरिवेशन है 4 नंबर के हिसाब से, या मैं कहूँ 6 नंबर के हिसाब से। तो ये आपको तैयार करना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसके अंदर आते और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सब मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट की बात चल रही तो बाकी की बात हम नहीं करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं पूरी यूनिट जो तैयार कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट है, सारा तैयार करो बेटा, आपके काम में आएगा। लेकिन अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो आपका है बहुत ही आपका नाम सुना हुआ है और बहुत ही आसान, मैं कहूँ कि इस बुक में सबसे आसान कोई है तो वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। नाम सुनते ही बढ़िया अच्छा लगा होगा, चलो ये तो पक्के हो गए हैं ना, लेकिन इतने में पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो आधा नंबर का है। क्या कहा जाता है, डेल एक्स डेल पी एक्स, यानी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता है, ये कितनी होती है, h/2 से ज्यादा होती है। यानी दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। तो बच्चा बच्चा जानता है, 9th वाला भी लिख देगा, फिर बीएससी फाइनल में किस लिए पढ़ रहे हो। तो इसके साथ में कुछ ऐड होगा। इसके 3 तो हैं अनुप्रयोग, कौन कौन से हैं। पहला जो अनुप्रयोग है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व, ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व, ये पहला इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा जो इसके अंदर है, हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर, H परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। तीसरा जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। ये 3 तो है इसके स्पष्टीकरण, ठीक है ना। इन 3 में से एक क्वेश्चन इसके साथ, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व को समझाइए, ठीक है। कहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, कोई अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो उसके अंदर कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका पार्ट। इसके बाद में 2 इसके स्पष्टीकरण हो गए हैं, वो भी आपको देख ही लेने चाहिए। स्पष्टीकरण है, कौन कौन से स्पष्टीकरण है, तो पहला तो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण, ठीक है। और दूसरा वन, सेकंड वन कौन सा है, तो यह है एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन, एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन। ये लो, ये हो गए, पहली यूनिट लगभग कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो कॉम्पटन प्रभाव हो गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हो गया। अनिश्चितता सिद्धांत अलग अलग है, जैसे स्थिति और संवेग का है, ऐसे ही 3 है इसके, ठीक है ना। कोणीय संवेग के अंदर भी आता है और एक और है। तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर। स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है वो देख लें, तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार ज्यादा पूछा जाता है, अनस्तित्व भी पूछा जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट ही करें तो इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो करना ही आप, ठीक है। तो ये अपनी लगभग फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। इसके साथ में फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, अपन यूनिटों पर तो जाइए मतलब, लेकिन ये हाइजेनबर्ग एक पार्ट इसका हो गया, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग अगर पढ़ते हैं तो इसका आपका चैप्टर फर्स्ट है ये हो गया, एक क्वेश्चन ये आपको पक्का दे देगा, ठीक है। और क्या क्या है और कौन सा पढ़ें, तो दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन, अच्छा छोटा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कहा कि पार्ट आ सकते हैं, ऐसा भी अपन सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन है
पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम यानी क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत अभिग्रहित, क्वांटम के मूलभूत अभिग्रहित में शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, मूलभूत अभिग्रहित पोस्टुलेट्स कहते हैं इनको। 8 या 10 पॉइंट हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, लगभग 7-8 याद कर ले तो चलता है, जो याद रह जाएंगे वो लिख देना। अध्यारोपण का सिद्धांत और आइगन प्रमेय सारी सब कुछ है, प्रत्याशा मान एवरीथिंग है, तो ये आप इसका देखोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, छोटे क्वेश्चनों के अंदर ही प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान, आइगन मान, ठीक है। तो प्रत्याशा मान हो गया, आइगन मान हो गया, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। इस पर बेस कोई न्यूमेरिकल हो तो देख लेना भाई, ठीक है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये साथ में आपका पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, एरनफेस्ट प्रमेय। अब ये आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मेरे पास। फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने आप में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एरनफेस्ट प्रमेय फर्स्ट, एरनफेस्ट प्रमेय सेकंड, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको तैयार करने ही है, यानी आप कैसे भी तैयार करो, करने रटो, जो कुछ करना है करो। एरनफेस्ट प्रमेय फर्स्ट है वो आपको तैयार करना है, और सेकंड है, ठीक है ना। एग्जामिनर एक पूछेगा, हो सकता रेयर केसेस में दोनों पूछता है, बाकी फर्स्ट के ज्यादा चांसेस है, सबसे ज्यादा फर्स्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद में ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में सेकंड यूनिट में अपन चलते हैं तो श्रोडिंगर समीकरण आ गया। तो उसके 2 पार्ट, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका काल अनाश्रित। तो काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। तो ये आपके एक पार्ट है, वो एक क्वेश्चन है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो काल आश्रित काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण हो गया। यहां से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, सेकंड यूनिट के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर इसी के अंदर एक बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है विभव सीढ़ी का। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये एरनफेस्ट आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये काल आश्रित और काल अनाश्रित वाला हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में आता है विभव सीढ़ी। अब देखो विभव सीढ़ी आपने बनाकर देखी हो, याद हो, पढ़े हुए हो, तब तो ऐसी थी, यहाँ था वी नोट और ये 0 ऐसा करके ऊर्जा का मान था। अब E इज लेस देन वी नोट के लिए अलग, E इज ग्रेटर देन वी नोट है तो ऊपर वाला चलेगा, E इज लेस देन वी नोट है तो अलग डेरिवेशन चलेगा। E इज लेस देन वी नोट है यानी कण है वो यहाँ पर आता है, उसकी ऊर्जा क्या है, वी नोट से कम है। ग्रेटर देन कहने का मतलब ऊर्जा क्या है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। विभव सीढ़ी के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक ये पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ आपके, कितने हैं ये टोटल मिलाते हैं तो कितने मिलते हैं सभी, ये भी अपने को ध्यान में हो जाए। तो अपने ज्यादा नहीं है ये 3-4 एक हैं, 3-4 हैं। एक तो है आपका विभव सीढ़ी, ठीक है, विभव सीढ़ी के लिए, और एक है आयताकार विभव रोधिका, आयताकार विभव रोधिका, और एक और है आपका वर्ग विभव कूप, वर्ग विभव कूप, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, विभव सीढ़ी, आयताकार विभव रोधिका और वर्ग विभव कूप, ठीक है ना। तीनों के लिए पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, ये पार्ट है, ये अपने को करना है, ठीक है ना। और तीनों के लिए ऊर्जा की मैंने कंडीशन बता दी, इज लेस देन वी नोट के लिए अलग डेरिवेशन है, ग्रेटर देन वी नोट के लिए अलग डेरिवेशन है। बड़े डेरिवेशन है, अगर कर सको तो करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ये इतने ही है, बाकी तो आप करो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 1, 2 और 3, ये 3 तो करने ही चाहिए। विभव सीढ़ी करोगे तो ये तीनों समझ में आसानी से आ जाएंगे। इसके अलावा वर्ग विभव को सम्मित वर्ग विभव कूप है और अनंत वर्ग विभव कूप, ऐसे बहुत सारे पार्ट इसके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने इसका बना दिया। इसी के साथ में एक आता है भैया आपके शून्य बिंदु ऊर्जा, इसी चैप्टर से कोरिलेट है ना, शून्य बिंदु ऊर्जा, ठीक है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा ये आपका हो गया, तो ये वाला हो गया। और उसके बाद में 4th यूनिट, लास्ट यूनिट बचती है।
अच्छा, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये आपका एक चैनल है एस एन बोस फिजिक्स एकेडमी लोसल के नाम से, तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आगे वाले पेपरों की वो आपको इससे मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये टोटल सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स है, यानी 11th 12th फिजिक्स और कॉलेज फिजिक्स और 10th मैथ, तो इन सभी के लिए एक प्रयास है ऑफलाइन क्लासों के लिए। ठीक है ना। अभी तो ये आपका एग्जाम था, इस यहाँ पर मैंने पेपर डाला है, तो आपको जो भी जिनको भी ऐसे एक न्यूनतम रेट के अंदर आवश्यकता हो कि हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अपन एक छोटा सा प्रयास किया है। तो अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, और कोई जानकार अपने हो तो उनको भी ये जरूर बताना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो काम चलता रहेगा। ठीक है। तो अब लास्ट यूनिट की बात थी, और लास्ट यूनिट में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा केवल दो। एक क्वेश्चन कौन सा है, स्टर्न गर्लक प्रयोग, स्टर्न गर्लक प्रयोग, ठीक है। और दूसरा है फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, ठीक है ना। तो ये दोनों में से एक पक्का आ जाता है। इसके अलावा तो घूर्णन और बहुत सारे हैं, रोटेटोमीटर और जो कुछ है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट हो गया। मोटे रूप से मैंने 11 क्वेश्चन आपको बताए, जिनमें 3-4 तो छोटे क्वेश्चन है, उनको हटा दो तो आपको केवल 8 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं आपके 8। ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट पेपर आपका जो है उसके बारे में बता दिया, जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। बाकी आप देखो बहुत कम टाइम है, तो इतना आप कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट पेपर के बारे में बातचीत करते हुए, और वो भी शायद मैं कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं, ताकि आप, क्योंकि पेपर में समय बहुत कम बचा है, तो अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।